आज जरा विवेकानंद जी के बारे में थोड़ा विवेकानंद जी के ही अपने केंद्र से जुड़े हुए एक ऐसे व्यक्तित्व के माध्यम से कुछ जाने और समझें जिन्होंने उस विचारों को जिया भी है। तो आप निखिल यादव जी, मैं थोड़ा सा आमतौर पर जो कार्य कर रहा होता है देश के संदर्भ में उसके बारे में बहुत कुछ बतलाना तो कम ही हो पाता है, लेकिन फिर भी कुछ बातों को आप जान पाइए कि ये वर्तमान में विवेकानंद केंद्र उत्तर प्रांत, ये उत्तर प्रांत का मतलब है कि जिसमें कुछ स्टेट्स जैसे दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में प्रांत युवा प्रमुख हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से वह स्नातक, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करके वर्तमान में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में सेंटर फॉर स्टडीज इन साइंस पॉलिसी से पीएचडी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वह इंडियन योगा एसोसिएशन दिल्ली चैप्टर के संयुक्त सचिव भी हैं। और सुन ले, पहले दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय नई दिल्ली और दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, एमटी यूनिवर्सिटी नोएडा, जीबीयू ग्रेटर नोएडा, जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर उत्तराखंड सहित विभिन्न कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलन में, सेमिनार में व्याख्यान और प्रस्तुतियां दी हुई हैं। और वर्तमान में अमृतकाल के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद की प्रासंगिकता नामक पुस्तक के लेखक हैं और नियमित तौर पर अनेक राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र और पोर्टल्स में लिखते रहे हैं, जिसमें द प्रिंट, ऑर्गेनाइजर, नेशनलिस्ट आदि, और ये सूची बहुत ज़्यादा है। इस जो अमृतकाल में विवेकानंद जी के विचारों की प्रासंगिकता है, इस पुस्तक के लेखक हमारे सामने मौजूद हैं। तो एक बार जोरदार तरीके से इनका स्वागत किया जाए। और जो बात कई बार पढ़ने के दौरान ऐसा लगता था कि विवेकानंद जी ने जिस तरीके से बहुत कम उम्र में बहुत ज़्यादा जो ज्ञान भी अर्जित किया और ज्ञान का प्रसार किया, इसका मतलब एक चीज़ हो जाती है कि उम्र ज्ञान की मोहताज नहीं होती। उस चीज़ को सोचकर कई बार कौतूहल होता था, लेकिन इनको देखकर ये लग गया कि नहीं, हकीकत में कम उम्र में भी बहुत सारी चीज़ें अर्जित की जा सकती हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हम ज़्यादा कुछ बोलें उससे पहले कम से कम जब आ गए हैं और लेखक स्वयं मौजूद हो तो उनके विचारों को उन्हीं के माध्यम से सुना जाए। तो माइक दीजिए और ज़रा सबसे पहले कुछ इस संस्थान संस्कृति आईएस के माध्यम से एक इनका छोटा स्वागत उस विचार के लिए, उस केंद्र के लिए कि आखिर अपने कैसे व्यक्तिगत तमाम जो इच्छाएं होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं, उन सब को दूर करते हुए राष्ट्र निर्माण में कोई व्यक्ति कितना योगदान दे सकता है, वो कोई इनसे सीखे और इस केंद्र के लोगों से सीखे। अभी भी बताऊं कि लगातार कुछ दिन पहले कश्मीर में प्रवास, चाहे कोई भी समय हो, कार्य है, उत्तरदायित्व है उन विचारों को प्रसारित करना, और सबसे बढ़कर पढ़ाई के साथ कोई समझौता नहीं। तो कई बार हमको लगता था राष्ट्रीय आंदोलन के उन नेताओं के बारे में पढ़ने के साथ कि कैसे अपनी शिक्षा के साथ वे जो है ये कार्य पूरा कर लेते थे। हम लोग तो बड़े इस मामले में विचलित हो जाते हैं कि ये 4 पन्ना पढ़ना, 4 चैप्टर पढ़ना है और कोई मिलने आ गया, क्या बताऊं, या तो मिल सकता हूं या पढ़ सकता हूं। लेकिन ऐसे युवा लोग मिसाल बनते हैं और निश्चित तौर पर इनसे हम सब प्रेरित हो रहे होते हैं कि अगर कार्य करना है तो लक्ष्य स्पष्ट है। इसीलिए विवेकानंद जी ने जो बात कही भी थी, बार आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, और बहुत सामान्य से स्तर पर इतनी प्रचलित हो चुकी है कि जागो उठो और तब तक नहीं रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर सको। तो फिर इसी के साथ हम ले आइए कुछ। तो सबसे पहले तो इस बात के लिए
और अब मैं चाहूंगा कि एक बच्ची आप इधर से आ जाएं, जाओ, आइए आइए, जो भी है आप इधर आ जाएं। आपको ये और एक, आइए, ये स्वागत समारोह विचारों का होता है। अरे रुकिए 2 मिनट, ऐसे क्या इतनी जल्दी किया? मतलब कुछ तो, मतलब दृश्य जगत को भी तो कुछ पता चलना चाहिए कि कुछ हुआ। चलिए, थैंक यू। तो निखिल जी, मैं चाहूंगा कि आप जो है अपने कुछ इस मामले में विचार ये करते हैं, व्यक्त करें। निखिल जी, एक बार जोरदार तरीके से फिर जरा। आप सभी को नमस्ते। रिस्पेक्टेड अखिल मूर्ति सर, रणधीर जी, त्रिपुरेश जी, रामविलास सर, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, माय नमस्कार, माय प्रणाम टू ऑल। स्वामी विवेकानंद के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। स्वामी विवेकानंद, द ग्रेट योगी ऑफ 19th सेंचुरी, वो निर्भीक, निडर, ओजस्वी, तेजस्वी, वीर्यवान, पौरुषवान सन्यासी, जिसने सिर्फ भारत में ही नहीं पश्चिम में भी भारतीय संस्कृति का ऐसा प्रचार और प्रसार किया कि भारत की जो छवि थी पश्चिम के सामने वो कुछ हद तक बदल गई। राष्ट्र अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ उसने मनाई है। आज़ादी का अमृत महोत्सव देश में चल रहा है। उसकी भूमिका रखने का काम स्वामी विवेकानंद ने किया था। 15 वर्ष की उम्र में, जिनको हम सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, नेताजी के नाम से जानते हैं, सुभाष बाबू के नाम से बुलाते हैं, वो 15 वर्ष की उम्र में अंधकार से जूझ रहे थे। पड़ोस के घर में एक पुस्तक मिलती है जो स्वामी विवेकानंद के व्याख्यान थे, कोलंबो टू अल्मोड़ा। उसको पढ़ते हैं। 20 वर्ष की उम्र में उनके पिताजी कह देते हैं कि कैम्ब्रिज में जाओ। जानकीनाथ बोस उनके पिताजी का नाम है। कहते हैं कैम्ब्रिज में जाओ और उस समय का यूपीएससी, आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज को क्लियर करो। 6 सीट था। कैम्ब्रिज जाते हैं, 10 महीने की तैयारी करते हैं और चौथा पोजीशन उनको मिलता है। छोड़ देते हैं, भारत वापस आते हैं। 11 बार जेल भी जाते हैं, 2 बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब आती है तो नज़रबंद किया जाता है। उस समय के बिहार और आज के झारखंड के गुमोह रेलवे स्टेशन जाते हैं। वहाँ से पेशावर जाते हैं। पेशावर होते हुए काबुल, मॉस्को, बर्लिन पहुँचते हैं। हिटलर से मिलते हैं, बात नहीं बनती, वापस आते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इतने देश पार करके जाएगा। U-180 सबमरीन में वो जाते हैं। मेडागास्कर में चेंज करते हैं I-29। जापान से रास बिहारी बोस उनको बुला रहे होते हैं कि यहाँ पर आओ और आज़ाद हिंद फौज जो शुरुआत हुई है उसके आगे बढ़ो। पहुँचते हैं, जापान पहुँचते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी का ध्वज उठाते हैं। स्पष्टता से बोलते हैं कि चलो दिल्ली पुकारती, लाल किले पे गाड़ के लहराए जा। स्पष्टता से बताते हैं। और 1940 में उनका रंगून में दिया हुआ भाषण, जब वो कहते हैं यू गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हारी आज़ादी दूंगा। वो सुभाष चंद्र बोस लिखते हैं, मैंने भारत को प्रेम करना सीखा विवेकानंद को पढ़कर। मैंने भारत को प्रेम करना सीखा स्वामी विवेकानंद को पढ़कर। और स्वामी विवेकानंद को मैंने जाना भगने निवेदिता के पत्रों से। और अगर आज वो स्वामी विवेकानंद जीवित होते तो ये सब कुछ छोड़कर मैं उनके चरणों में होता। उनकी 2 विशेष पुस्तकें हैं, कभी समय लगेगा तो हम पढ़ सकते हैं। पहली द इंडियन स्ट्रगल, दूसरी एन इंडियन पिलग्रिम एंड अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी। उसमें वो लिखते हैं क्या स्वामी विवेकानंद ने भारतीय नव संतति के अंदर अपने अतीत के प्रति गर्व, अपने भविष्य के प्रति विश्वास, अपने स्वयं में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और आत्मगौरव की भावना जागृत करी। स्वामी विवेकानंद ट्राइड टू इन्फ्यूज इनटू द न्यू जनरेशन a sense of pride in India's past, a faith in India's future, and a spirit of self-confidence, self-respect and self-dignity. स्वतंत्र भारत हुआ,
पहले प्रधानमंत्री आए पंडित नेहरू, उनकी दो विशेष पुस्तकें हैं, दोनों स्वतंत्र भारत से पहले लिखी गई हैं। पहली द ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री 1934 का पब्लिकेशन है, दूसरा द डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1946 में, स्वतंत्रता से एक साल पहले आई। पंडित नेहरू लिखते हैं स्वामी विवेकानंदा's फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म इज अ हिंदू नेशनलिज्म. It is not anti anyone, it is not anti Muslim, it is not a narrow nationalism. Swami Vivekananda talked on many things, but one thing was constant among all of his things, and that was saying, being abhay, be fearless. स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रवाद हिंदू राष्ट्रवाद था, वो एक संकुचित राष्ट्रवाद नहीं था, वो किसी का विरोधी राष्ट्रवाद नहीं था। स्वामी विवेकानंद ने बहुत सारे विचार दिए, लेकिन एक विचार जो निरंतरता से वो युवाओं को दे रहे थे वो था निर्भीक बनो, बी फियरलेस। उन्हीं के एक पर्सनल सेक्रेटरी रहे एमओ मथाई। एमओ मथाई की एक पुस्तक है रेनेसेंस ऑफ नेहरू एज। उसमें जब वो बाबा साहब अंबेडकर से संवाद कर रहे होते हैं तो बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं द ग्रेटेस्ट इंडियन प्रोड्यूस्ड इन लास्ट फ्यू सेंचुरीज इज विवेकानंद नॉट गांधी। कि पिछली शताब्दियों में जन्मे सबसे महान व्यक्तित्व अगर कोई है तो वो स्वामी विवेकानंद है, गांधी नहीं है। महात्मा गांधी की एक विशेष पुस्तक है, हम सबने जानी है। पुस्तक का नाम है मेरे सत्य के साथ प्रयोग, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। उसमें एक चैप्टर है अ मंथ विद गोखले। तो उसमें गांधी जी लिखते हैं कि मैं स्वामी विवेकानंद से मिलने के लिए पैदल पैदल ही चला गया था बेलूर मठ। वो अस्वस्थ थे, मैं मिल नहीं पाया। पुनः गांधी जी जाते हैं 1921 में और हिंदी में भाषण देते हुए कहते हैं मैं भारत से स्नेह पहले से ही करता था, लेकिन स्वामी विवेकानंद का साहित्य पढ़कर मेरा भारत से स्नेह हजारों गुना और बढ़ गया। स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे 1893 में, गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे 1893 में। गांधी जी साउथ अफ्रीका पहुंचे तो थियोसोफिस्ट ने पूछ लिया क्या भाई कुछ हिंदुइज्म के बारे में बताइए। तो गांधी जी ने नहीं समझा होगा, कोई हमसे भी ज्यादा पूछ ले भारतीय संस्कृति के बारे में, इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में, तो कितना बता पाएंगे। उस समय स्वामी विवेकानंद की राजयोग पब्लिश हो गई थी, उसको मंगवाते हैं, उसको पढ़ते हैं और फिर बताते हैं। फिर चाहे वो बाद में यदवड़ा जेल में रहे हो या अन्य स्थानों पर हो, वो निरंतरता से स्वामी विवेकानंद का राजयोग और अन्य साहित्य पढ़ते रहे। स्पेसिफिकली जो रोमा रोलैंड जो फ्रेंच नोबेल लॉरिएट रहे, उनकी बुक्स निरंतरता से वो पढ़ते रहे। ये सारा इंफॉर्मेशन आप 98 वॉल्यूम्स में है, कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, ऑनलाइन भी आजकल अवेलेबल है, आप उसमें देख सकते हैं। बाल गंगाधर तिलक स्वामी विवेकानंद से मिले, उस समय स्वामी विवेकानंद मतलब साधारण व्यक्ति भारत में भ्रमण कर रहे थे, उस पर थोड़ा सा बाद में आएंगे। उनसे मिले तो लिखते हैं रेनेसेंस में कि एक कमंडल था और पैसा नहीं था उनके पास, बिना पैसे के घूम रहे थे भारत में, कमंडल था सिर्फ हाथ में। उसके बाद जब विश्व प्रसिद्ध हो गए, न्यूज़पेपर में देखा तो बोले अरे ये तो वही स्वामी विवेकानंद हैं जिनसे मैं भी मिला था। फिर वापस जब कांग्रेस का अधिवेशन होता है कलकत्ता में तो उनसे मिलते हैं, और बाद में जो उनकी केसरी जो संपादक जो वो चलाते थे, उनके भी जो संपादक थे केलकर, वो रेगुलरली उनके पास मिलते रहते थे। बाल गंगाधर तिलक निरंतरता से बताते हैं कि स्वामी विवेकानंद एक चट्टान की तरह मेरे सामने प्रेरणा का काम करते थे। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं ही वॉज द फादर ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट, द स्पिरिचुअल फादर ऑफ द मॉडर्न नेशनलिस्ट मूवमेंट। क्या जो आधुनिक स्वतंत्रता आंदोलन चला उसके आध्यात्मिक पिता का काम स्वामी विवेकानंद ने किया था। स्वतंत्र भारत हुआ 1954 में, पहली बार भारत रत्न बांटे गए। पहले 3 भारत रत्न मिले, चक्रवर्ती राजागोपालाचारी है वो द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वो कहते हैं स्वामी विवेकानंदा सेव्ड हिंदुइज्म, स्वामी विवेकानंदा सेव्ड इंडिया। Without him, we would have lost our religion. Without him, we would have lost our country. Therefore, we owe everything to स्वामी विवेकानंदा। क्या स्वामी विवेकानंद ने हिंदुइज्म को बचाया, स्वामी विवेकानंद ने भारत को बचाया। अगर वो नहीं होते तो शायद हम दोनों खो देते, इसलिए हम उनको सब कुछ ओव करते हैं। दूसरा मिला सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ही वाज द फर्स्ट, पहले उपराष्ट्रपति फिर राष्ट्रपति भी बने। वो कहते हैं मैं बाल्यकाल से ही स्वामी विवेकानंद का साहित्य पढ़ रहा था, निरंतरता से पढ़ रहा था, स्कूल में भी पढ़ता रहा, कॉलेज में भी पढ़ता रहा। और स्वामी विवेकानंद ने जो प्राचीन भारतीय संस्कृति की स्पष्टता मेरे जीवन में दी, उसके कारण मैं भारत और भारतीयता के ऊपर गर्व करने लगा। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो में गए थे तो तीसरे भारत रत्न सीवी रमन से कैसे कनेक्शन उसका बताता हूं। जब शिकागो में गए थे तो जमशेदजी टाटा मिल गए,
टाटा भी जापान से जा रहे थे, तो स्वामी जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? तो बोले बाहर कुछ इंस्टीट्यूट वगैरह देख रहे हैं खड़ा करने के लिए। तो स्वामी जी ने कहा साइंस का इंस्टीट्यूट तो भारत में होना चाहिए। वापस आते हैं और 1909 में हम सबको पता है भगने निवेता स्वामी विवेकानंद सबके प्रयत्न से इंडियन साइंस IISc बेंगलोर खड़ा होता है। आज देश का सबसे प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट है वो। और रतन टाटा का अपने हाथ से, जमशेदजी टाटा का अपने हाथ से लिखा हुआ पत्र है, हम उनकी वेबसाइट IISc बेंगलोर की वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। वो कह रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद आप इसको लीड करिए। और फिर CV रमन पहले भारतीय बनते हैं जो IISc बेंगलोर को लीड करते हैं 1934 में। इसलिए हम कितने भी स्टॉलवर्ड्स को देखें, उनके पीछे निरंतरता से स्वामी विवेकानंद एक चट्टान की तरह पीछे खड़े थे। हंसराज राहबर एक मार्क्सिस्ट राइटर हैं। उन्होंने पहली पुस्तक लिखी गांधी बेनकाब, दूसरी लिखी नेहरू बेनकाब। तो स्वामी जी को पढ़ने लगे तो हमको लगा उसमें बेनकाब कुछ करेंगे। फिर लिखते हैं योद्धा सन्यासी स्वामी विवेकानंद, मार्क्सिस्ट राइटर, स्ट्रॉन्ग मार्क्सिस्ट। और प्रीफेस में वो लिखते हैं कि हमने सबसे बड़ी गलती कर दी कि स्वामी विवेकानंद के भगवा कपड़े देखकर उनको एक धार्मिक गुरु समझ लिया। ही वॉज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सन ऑफ द सॉइल। मनमोहन सिंह जी 2013 में जो स्वामी विवेकानंद का 150वां जन्म शताब्दी मनाया गया था, विज्ञान भवन में खचाखच भरी हुई भीड़ में कहते हैं कि आप किसी भी पंथ से हो, आप किसी भी मजहब से हो, आप कुछ भी मत रखते हो, स्वामी विवेकानंद को जरूर पढ़िए। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सन ऑफ द सॉइल। तो उन स्वामी विवेकानंद के बारे में आपको बताने के लिए मैं आया हूं। तो बड़ा समझ आना चाहिए कौन स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के सामने 3 चैलेंज थे। हमारे सामने बहुत सारे चैलेंज हो सकते हैं, स्वामी विवेकानंद के पास 3 चैलेंज थे उनके सामने जब उनका जन्म हुआ। थोड़े बड़े हुए, अपने गुरु से उस समय मिले। तो पहला, पश्चिम से एक बवंडर आ रहा था जिसको आप साम्राज्यवाद, कॉलोनिज्म कहते हैं, और उसने अपनी जड़ें जमा ली थी। बैटल ऑफ प्लेसी, बैटल ऑफ बक्सर जीतने के बाद अच्छी खासी जड़ें जमी हुई थी। 1857 में पहला धक्का भी लगा होगा ब्रिटिशर्स को, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्रूरता और ज्यादा कर दी क्योंकि पहली बार उनके सामने कोई रिटेलिएशन हुआ। तो पहला कि पश्चिम से जो बवंडर आ रहा है वो, दूसरा भारत में जो आत्मसम्मान, आत्मगौरव खो चुका है उसको खड़ा करना, और तीसरा पश्चिम की छाती पे चढ़कर बता देना कि ये सांप सपेरों का दोष नहीं है भाई, थोड़ा रुको हम भी आके बताएंगे तुमको। ये 3 चैलेंज स्वामी विवेकानंद के सामने था। 12 जनवरी 1863 को जन्म हुआ था कलकत्ता में, हम सबको पता होगा, माता भुवनेश्वरी देवी और पिता विश्वनाथ दत्त। बचपन से ही एक उत्कंठ जिज्ञासा थी कि ईश्वर को देखना है, भगवान को देखना है, बाकी सब कुछ बाद में, सिर्फ ईश्वर ईश्वर ईश्वर, जैसे अपने लिए होना चाहिए अभी अभी होना चाहिए, सिर्फ यूपीएससी 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 और कुछ नहीं। तो स्वामी जी का सिर्फ एक ही विषय था, ईश्वर 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 ईश्वर। जिससे भी मिलते तो भगवान से नीचे बात ही ना करते। तो ऐसे चर्चा करते करते रविंद्रनाथ टैगोर के फादर से मिले, देवेंद्रनाथ टैगोर से। तुमसे पूछा भगवान को देखा है? बोले नहीं नहीं मैंने नहीं देखा, लेकिन तुम देख सकते हो। बोले दत्त पागल बनाता है क्या? क्योंकि जो मान ले वो विवेकानंद कैसा। तो आगे चले तो उनके क्लास में उनके प्रोफेसर एक बार समाधि पढ़ा रहे थे, जैसे अखिल सर समाधि पढ़ा रहे हो, अभी समाधि का विषय ले रहे हो कि समाधि में ऐसे होता है, फर्स्ट स्टेज ऐसा होता है, सेकंड स्टेज होता है। और फिर सर कह दें कि देखो मैं तो समझा रहा हूं तुमको, लेकिन जीटीबी नगर के पीछे एक बाबा बैठते हैं, उनकी समाधि देख के आ सकते हो। तो सर कहेंगे मैं तो समाधि नहीं लगा रहा, लेकिन तुम्हें पढ़ा रहा हूं, वहां पे प्रैक्टिकल देख सकते हो, मैं थ्योरेटिकल तुमको यहां समझा रहा हूं। तो और दूसरे रेफरेंस में बताते हैं कि उनके पड़ोस में ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी आए थे, तो वहां पे मुलाकात हुई थी सुरेंद्रनाथ मित्र के घर। तो वहां पे गए, दक्षिणेश्वर पहुंचे, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस से मिलने गए। श्री रामकृष्ण परमहंस जो हमारी भाषा में हम कहेंगे क्या यार, वो तो सिर्फ मात्र एक 5वीं फेल व्यक्ति थे। रोमा रोलैंड जो फ्रेंच नोबल लॉरिएट है, वो लिखता है क्या 5000 वर्ष की भारतीय संस्कृति का जो आध्यात्मिक निचोड़ है वो देखना है तो श्री रामकृष्ण परमहंस के जीवन में देख लो। मैक्स मुलर भी उनके बारे में बायोग्राफी और ये सब लिखते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं क्या उनके पैर से पता नहीं ऐसे कितने विवेकानंद पैदा हो जाएंगे। उनसे मिलते हैं तो फिर स्पष्टता से अपना विषय, जैसे आईएएस अपना विषय है, वैसे उनका विषय क्या था? ईश्वर को देखना। स्पष्टता से पहुंचे और प्रश्न पूछ लिया छाती तान के। बोले भगवान को देखा है? बोले हाँ देखा है।
अब पहला कोई ऐसा व्यक्ति मिला है जो स्पष्टता से जवाब भी दे रहा है, घुमा के नहीं दे रहा है। बोले ऐसे देखा है जैसे तुमको देख रहा हूं, और ऊपर से यह भी बता दिया कि तुमको भी दिखा सकता हूं। अब विषय बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया हमारे लिए, उनके लिए नहीं। और उनके ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के पास बहुत ही निरस व्यक्ति आते थे, मतलब गृहस्थ कुछ लोग ऐसे आते थे, तो उनको लगा कुछ ऐसे ब्राइट युवा कुछ आए तो मैं उनको बताऊं क्या करना है। तो श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने आने वाले 6 वर्ष में उनको स्पष्ट कर दिया, शिव भावे जीव सेवा, वर्शिप द जीव है शिव, जो सामने मनुष्य है वही ईश्वर है। सारे विषय खत्म कर दिए। उस समय बहुत सारी डिबेट और डिस्कशन चल रही थी, ये होगा वो होगा ऐसा होगा। वो कह रहे हैं जो सामने जो शिव बैठा है, अगर इसमें शिव नहीं देख सकते तो किसी में नहीं देख सकते, और तुमको इसी का ही काम करना है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी की समाधि हुई, बीच में स्वामी विवेकानंद के पिता का भी जब देह वासन हुआ, घर में बहुत स्थिति खराब हो गई। जैसे होता है ना, एक ब्राइट फैमिली, पैसा है, वेल्दी फैमिली, एक जॉइंट फैमिली, और एक ही दम से अलग हुए तो सब कुछ ही अलग हो गया, रोड पे आ गए। जिस बिले को, जिस नरेन को, बचपन का नाम बिले प्रेम से कहते थे, वीरेश्वर कहते थे घर में, कॉलेज स्कूल में जब नाम लिखवाया तो नरेंद्र नाथ दत्त लिखवा दिया। तो वो जो नौकर चाकर के बीच में पैदा हुआ, अब वो रोड पे आ गया। लेकिन रामकृष्ण परमहंस जी के पास जाना नहीं छोड़ रहा है। पिताजी का देहांत हुआ 84 में, 86 में गुरु का समाधि हुआ रामकृष्ण परमहंस जी का। अब उनके पास 16 गुरु भाई आते थे, दे ऑल वर स्टॉडलर। जैसे सचिन के नीचे लोग दब गए ना थोड़े से, लेकिन वीरेंद्र सहवाग ने भी 200-300 मारी हैं, तो ऐसे उनके भी गुरु भाई थे। 16 गुरु भाई स्वामी विवेकानंद के, स्वामी अखंडानंद, स्वामी ब्रह्मानंद, स्वामी सुबोधानंद, स्वामी तुरानंद, स्वामी विज्ञानानंद, एक से एक ब्राइट फेलोज। उन सबको एकत्रित किया, और 1887 में क्योंकि भारत माँ का काम करना है तो पैदल पैदल ही उतर गए भारत को देखने के लिए। और हम अपने प्रांत में इतना नहीं घूमे होंगे अभी तक जितना स्वामी विवेकानंद डीपली गए। क्या था, एक हाथ में कमंडलू, दूसरे हाथ में श्रीमद् भगवत गीता, बस 2 चीजें, और कुछ भी नहीं। एक हल्का फुल्का गेरुआ वस्त्र। अधिकतर पैदल चले, कुछ जगह घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल किया, और कुछ जगह ट्रेन के रूट्स उस समय थे भी नहीं, क्योंकि मैं 1887 की बात कर रहा हूं। कुछ जगह अगर कोई ट्रेन की टिकट कर दे तो ट्रेन का माध्यम सिर्फ यूज करना। काशी पहुंचते हैं, काशी से अयोध्या पहुंचते हैं, वृंदावन आते हैं, प्रयाग आते हैं, गाजीपुर आते हैं, हाथरस आते हैं, मेरठ आते हैं। हाथरस में उनको अपना पहला शिष्य भी मिला था। उत्तराखंड पहुंचते हैं, राजस्थान आते हैं। राजस्थान में सर में बांधने को साफा भी मिलता है, और खेतड़ी के राजा अजीत सिंह उनको विवेकानंद नाम भी देते हैं। जब सन्यासी अपना सन्यास ग्रहण करता है तो अपना नाम परिवर्तन करता है, क्योंकि नाम के साथ स्मृतियां होती हैं, नाम के साथ आइडेंटिटी होती है, नाम के साथ पुरानी धारणाएं होती हैं। तो निखिल बोलते मैं ही देखूंगा, लेकिन अगर मेरा नाम आगे से वीरेश्वरानंद हो गया तो वो एग्जाम्पल्स कम दिमाग में आएंगे। ऐसी एक धारणा है, और भी कंसेप्शंस होंगे। तो स्वामी विवेकानंद ने अपना नाम रखा था विविदिशानंद। अब खेतड़ी के राजा ने बोल दिया, अखिल सर बोले क्या आपका नाम विविदिशानंद बोला नहीं जा रहा है, सिंपल नाम रखो, सबको बता सकूं। तो नाम रखा विवेकानंद। फिर आगे पहुंचते हैं स्वामी विवेकानंद, माउंट आबू होते हुए गुजरात पहुंचते हैं। गुजरात में पहली बार उनको पता लगता है कि वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हो रहा है। मध्य प्रदेश होते हुए पूरा देश का भाग पूरा करते हुए केरला से कन्याकुमारी पहुंचते हैं। 5 वर्ष भारत को देखते हैं। और ये वही दौर था जब स्वामी विवेकानंद को कोई स्वामी विवेकानंद नहीं मान रहा है, इज द मेयर विविदिशानंद, ऐसे कोई सन्यासी घूम रहा है जैसे आस पड़ोस से। और फिर वहां पर 25, 26, 27 ऑफ दिसंबर 1892 कन्याकुमारी में जाकर एक सामने एक शिला है, वहां पर 25, 26, 27 दिसंबर 1892 को 3 दिन 3 रात साधना करते हैं भारत के भूत, वर्तमान और भविष्य पे। और वहां पर स्वामी विवेकानंद लिखते हैं एक बाद में एक पत्र में अपने गुरु भाई को, while sitting on the last rock of India, I hit upon a plan. भारत के आखिरी शिलाखंड पर बैठकर मेरे मन में एक विचार आया। वो विचार यही था, उत्तिष्ठित जागरित प्राप्त वरा निबोधित, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। कसुरस्य धारा निशिता दुरात्या दुर्गम पथ सत्य तक्यो वदंती। पथ दुर्गम है, कांटों से भरा है, हमारा भी है, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स होंगे, यूपीएससी करना है। पथ दुर्गम है, कांटों से भरा है, फिर भी स्टिल
अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। वो फायर विवेकानंद में। और भारत का पुनरुत्थान करने के लिए उनको लगा पश्चिम में जाऊंगा, पश्चिम बोलेगा तो भारत सुनेगा। तो 31 मई 1893 को उस समय के बॉम्बे, आज की मुंबई से निकलते हैं, कनाडा, जापान होते हुए पहुंचते हैं चाइना, और इस रूट से जाते हैं कनाडा होते हुए शिकागो पहुंचते हैं। शिकागो पहुंचते हैं तो दो चीजें सामने आती हैं। पहला, जैसे दिल्ली आए, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली आते में एक अलग नजारा मिलता है ना। तो सबसे पहले स्वामी विवेकानंद के सामने दो चैलेंजेस थे। पहला कि अगर उनको वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में अगर जाना है तो उनके पास कोई पत्र होना चाहिए किसी भी और संस्था का। दूसरा, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स 2 महीने बाद हो रहा है। ये प्रॉब्लम तो स्वामी विवेकानंद सह लेते, लेकिन भारत से गए हैं इसलिए रंग भेद का भी सामना कर रहे हैं। कोई कहता है यू ब्लैक, तो कोई कहता है यू निगर। छेड़ रहे हैं स्वामी विवेकानंद को। पैसा नहीं है, भोजन नहीं कर रहे। लोग तो आजकल वीडियो बना रहे हैं, ऐसा भोजन करते थे, वैसा भोजन करते थे। भोजन के लिए पैसा नहीं है। लेकिन स्वामी विवेकानंद इतनी चट्टान के साथ अपने गुरु भाई को एक पत्र में लिख रहे हैं, रामकृष्णानंद को, क्या मैं भूख से मर भी जाऊं। ये भूख और ठंड से 30 डिग्री माइनस था अमेरिका में। बोले इस ठंड से मर भी जाऊं, भूख से मर भी जाऊं, तो ये रामकृष्ण परमहंस जी का शिव भावे जीव सेवा का काम तुम निरंतरता से भारत में करते रहना, रुकना मत। उसके बाद वो एक हार्वर्ड के प्रोफेसर से मिलते हैं, जॉन हेनरी राइट। वो उनको हेल्प करते हैं कि वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजियस में स्वामी जी आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैकॉले ने लिखा है उनकी एजुकेशन के मिनट्स में, क्या तुम्हारी जितनी भी संस्कृत की और अरेबिक की जो बुक्स हैं वो हमारी एक लाइब्रेरी के बराबर हैं। जॉन हेनरी राइट हार्वर्ड का प्रोफेसर है, वो कह रहा है, पत्र में लिख के दे रहा है वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन्स के चेयरमैन को, क्या तुम्हारे जितने प्रोफेसर हैं ना उनकी बुद्धि एक कर लो और इस स्वामी विवेकानंद की बुद्धि एक कर लो, वो बराबर है। और फिर स्वामी विवेकानंद वहां पर पहुंचते हैं, पर्ची गुम हो जाती है, बक्से में सोते हैं एक दिन पहले, 10 सितंबर 1893। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आता है 11 सितंबर 1893। हम सब ने सुना होगा कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जाके एक स्पीच दी है। भारत से बहुत सारे और भी लोग गए थे। ब्रह्मो समाज से प्रताप चंद्र मजूमदार गए थे, आगरकर गए थे, थियोसोफिकल सोसाइटी के लोग भी थे, धम्मपाल आए थे बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भी। और फिर स्वामी विवेकानंद एक पत्र में लिखते हैं जो 2 नवंबर 1893 को अलासिंगा पेरुमल को लिखा हुआ पत्र है। उनके शिष्य थे, उनके बारे में भी जानना बड़ा रोचक लगेगा आपको। और स्टेज पर पहुंचते हैं, बार बार लोग बोल रहे थे स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। क्या हुआ बोलो। वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन्स क्यों हो रहा था? 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया था, ऐसा वो कहते हैं। हम तो कहेंगे डिस्कवर किया था, क्योंकि रेड इंडियंस तो पहले से रहते थे वहां पे। उसके 400 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इसलिए स्वामी विवेकानंद के शब्दों में बताऊं तो काफिरों का मेला लगाया गया था और एक विशेष धर्म को दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित धर्म प्रसिद्ध करने की कोशिश हुई थी। स्वामी विवेकानंद पहुंच जाते हैं, बार बार नाम बताया जाता है। थोड़ी घबराहट थी स्वामी जी विवेकानंद के अंदर। स्वामी विवेकानंद पत्र में लिखते हैं, सब लोग अपनी स्पीच लिख के लेके आए थे, मैं अकेला था जो बिना लिखी हुई स्पीच में आया था। और मात्र जब मैं अपने 5 शब्द बोलता हूं, नॉट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। स्वामी स्टेज पे पहुंचते हैं और बोलते हैं, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। तो 7,000 लोग जो सामने बैठे हुए थे वो लगभग 2.5 मिनट तक तालियां मारते हैं। हम सबने सुना होगा। बहुत सारे प्रश्न पूछे गए, स्वामी विवेकानंदा व्हाट वाज दैट, 5 इंग्लिश वर्ड्स, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, एंड 7,000 people applauding for almost 2.5 minutes. Was that a mystery, a magic or yoga? स्वामी विवेकानंद कहते हैं, नो मैजिक, नो मिस्ट्री, नो योगा, फ्रॉम लास्ट 14 years। और वही स्वामी विवेकानंद का संदेश है, फ्रॉम लास्ट 14 years आई हैव नॉट अलाउड अ सिंगल बैड थॉट, अ सिंगल नेगेटिव थॉट टू एंटर इनटू माय माइंड। जो लोग कल तक उनको कह रहे थे यू ब्लैक, यू निगर, उनके लिए एक कंप्लेंट का शब्द, एक घृणा का शब्द तो दूर की बात, हृदय से बोला, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। स्वामी विवेकानंद उस 17 दिवस से जो वो चला था वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन, 17 दिन के लिए वो चला था। उसमें साइंस सेक्शन, अलग अलग सेक्शन चल रहे थे। साइंस सेक्शन में भी उन्होंने 5 लेक्चर दिए थे, जिनका स्क्रिप्ट अभी पॉसिबल नहीं है। रिलीजन वाले में 6 लेक्चर दिए थे, वो सारे हमारे पास अवेलेबल हैं। पहला वेलकम एड्रेस, ये सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। दूसरा
द पेपर ऑन हिंदुइज्म। तीसरा, वाई वी डिसएग्री। चौथा, बुद्धिज्म द फुलफिलमेंट ऑफ हिंदुइज्म। पांचवा, रिलीजन नॉट द क्राइंग नीड ऑफ इंडिया, क्योंकि ब्रिटिशर्स और ये अमेरिकन यहां पे मिशनरी भेज रहे थे तो बता रहे हैं रिलीजन इज नॉट द क्राइंग नीड ऑफ इंडिया, रिलीजन है भाई यहां। और लास्ट छठा, कंक्लूडिंग रिमार्क्स। और जैसे ही ये सब खत्म हुआ तो स्वामी विवेकानंद का नाम हो गया, बड़े बड़े पोस्टर्स लग गए, बैनर लग गए, जिसको कल यू ब्लैक यू निगर कह रहे थे, अब हेडलाइन आ रही है, हिंदू मॉन्क विद ब्राइट आईज, रंबलिंग वॉइस एंड परफेक्ट इंग्लिश। जिस स्वामी विवेकानंद को भारतीय एजुकेशन पद्धति से 43 नंबर मिले थे इंग्लिश में, अब पश्चिम कह रहा है परफेक्ट इंग्लिश। लेकिन स्वामी विवेकानंद को अपना कार्य स्पष्ट था, वो इस चकाचौंध से ज्यादा उनको फर्क नहीं पड़ा। उनको स्पष्टता से पता था मेरे घर की हालत क्या है, मेरा भारत जो है वो बेड़ियों में जकड़ा हुआ है अभी। और फिर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के एक एक प्रांत, उसके बाद इंग्लैंड गए, इंग्लैंड से स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के आगे जर्मनी, कॉन्स्टेंटिनोपल, फ्रांस, इजिप्ट तक भारतीयता का झंडा गाड़ के आते हैं। वापस आते हैं 3.5 वर्ष के प्रवास के बाद, वापस आ रहे होते हैं तो कोई पूछता है हम जैसा ही, क्या स्वामी विवेकानंद आप तो पश्चिम को देख लिया, अपने भव्य दिव्य पश्चिम, कैसा लगता है भारत, भारत ठीक है या नहीं है? बोले पहले सिर्फ और सिर्फ पुण्य भूमि था, स्नेह करता था, अब तो उसके कण कण के अंदर अपने आप को विद्यमान मानता हूं, उससे दूर नहीं रह सकता। वापस आते हैं, पहुंचते हैं, उस समय कोलंबो में उतरते हैं। कोलंबो उस समय भारत का ही भाग था, श्रीलंका का विभाजन नहीं हुआ था। उतरते में ही मिट्टी में लोटपोट हो जाते हैं, मिट्टी को अपने शरीर से लगाने लगते हैं कि हे भारत भूमि में तुझसे दूर था। और फिर रामेश्वरम से रामनाथ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और देहरादून से लेकर ढाका तक, जो सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला, भारतीय नव संतति के अंदर अपने अतीत के प्रति गर्व, अपने भविष्य के प्रति विश्वास, अपने स्वयं में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और आत्मगौरव की भावना जागृत करने का प्रयत्न करते हैं। और उनके वो लेक्चर्स हमको पढ़ने चाहिए। कोलंबो टू अल्मोड़ा एक विशेष एक पुस्तक है जो उन्होंने भारत में व्याख्यान दिए। भारत में आके पहली बार अपने बारे में बोलते हैं। द फ्यूचर ऑफ इंडिया लेक्चर है उनका, भारत का भविष्य। मद्रास में खचाखच विक्टोरिया हॉल, पहली बार अपने बारे में बोलते हैं। अ मैन, अपने बारे में बता रहे हैं, अ मैन हु मेट स्टारवेशन फेस टू फेस फॉर 14 years of his life, who does not know where he will get the next meal and where he will sleep the next day, cannot intimate it so easily. A man almost without clothes, who dare to live where the thermometer registered 30 degrees below zero, cannot be intimated so easily. I have my own will. क्या जिस व्यक्ति को पिछले 14 वर्ष तक ये नहीं पता भोजन कहाँ मिलेगा, सोएगा कहाँ, -30 डिग्री में बिना कपड़े के जो टिक गया, उसको हिला लेगा क्या कोई? ये मिशनरीज को बोल रहे थे। आरोप लगा रहे होंगे वो भी, कुछ ना कुछ चलता है ना। लेकिन स्वामी विवेकानंद को एक और कार्य स्पष्ट था, क्या ऑर्गेनाइज्ड मेंटेलिटी के बिना भारत आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए वो रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं, एक ऐसा सन्यासी संगठन जो अपनी मुक्ति को लेते हुए समाज के बीच में सेवा का काम करेगा। स्वामी विवेकानंद का एक विशेष युवाओं के लिए एक कोटेशन कहूंगा या उनका बहुत वाक्य है, बहुत तगड़ा विषय ले रहे थे, प्रतिहार और धारणा। प्रतिहार और धारणा योग का विषय है। यम नियम, द डूज एंड द डोंट्स, यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रतिहार, धारणा, ध्यान, समाधि, मेडिटेशन 7वां स्टेप है। उसमें प्रतिहारणा और धारणा पे बोल रहे थे। उसमें कहते हैं, स्पष्टता से कहते हैं, टेक अप वन आइडिया, टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लिव ऑन दैट आइडिया, let your brain, nerves, muscles, every part of your body be full of that idea and just leave every other idea alone. This is the way to success. This is the way great spiritual giants are produced. एक विचार को लो, उसको अपने मन, मस्तिष्क, हृदय, मांसपेशियों में भर लो और बाकी सारे विचारों को छोड़ दो। यही एकमात्र होगा जिससे तुम एक स्पिरिचुअल जायंट बन सकते हो, अपनी चीज तक पहुंच सकते हो। द फाउंडर ऑफ विवेकानंद केंद्र, जिससे मैं आता हूं, उसके फाउंडर कहते हैं, एकनाथ रानडे, आफ्टर रीडिंग स्वामी विवेकानंदा, अ पर्सन इज रिबॉर्न व्हेन ही नोज द मिशन ऑफ हिज लाइफ, द पर्पस ऑफ हिज लाइफ।
मेरा जो निवास है वो विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में है। उसके जो पहले डायरेक्टर रहे अजीत डोवाल सर, अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। अभी आईपीएस तो बहुत सारे हुए होंगे, 75 साल के बाद भी व्यक्ति भाग रहा है, देश चला रहा है। आईपीएस तो बहुत सारे लोग हुए होंगे, क्योंकि लाइफ का कोर आईपीएस बनना नहीं था, लाइफ का कोर भारत की सेवा करना था सिक्योरिटी के माध्यम से। फिर जासूस भी बन जाएंगे और बाइडेन के साथ भी खड़े हो जाएंगे, मिलिटेंट बन के चुपचाप अंदर भी घुस जाएंगे और भारत का झंडा पीछे करके भारत की बात भी बोल देते हैं, क्योंकि कोर राष्ट्र है। तो टेक अप वन आइडिया, लेकिन उसमें दो विषय बड़े इंपॉर्टेंट हैं। व्हेन यू चूज वन पाथ यू रिजेक्ट मिलियंस ऑफ अदर पाथ्स। हमने अगर यूपीएससी का तय किया है तो ये ठान लो हमने सारे पाथ छोड़े भी हैं, नहीं तो मेंटली वी आर हियर, फिजिकली वी आर हियर, मेंटली कहीं और हैं। क्या मेरे दोस्त ने तो वो तो कुछ और कर रही है, मेरा दोस्त तो कुछ और कर रहा है। अरे मैंने ये चूज नहीं किया, सिर्फ मैंने बाकी छोड़े भी हैं, नहीं तो एक लंबा समय जद्दोजहद में इसी में ही लग जाएगा। दूसरा, स्वामी जी कहते हैं द बिगेस्ट लेसन ऑफ लाइफ इज टू फोकस ऑन द मीन्स ऑफ द वर्क, द प्रोसेस ऑफ द वर्क। इट इज द कॉज दैट प्रोड्यूसेस द इफेक्ट, द स्ट्रॉन्गर द कॉज द स्ट्रॉन्गर द इफेक्ट। क्या सबसे बड़ा अगर जीवन की कोई सीख है तो वो मीन्स है, प्रोसेस क्या है। यूपीएससी में कौन सी जुराब पहन के जाएंगे, कौन से कपड़े पहन के जाएंगे, इतना चिंतन। जितनी स्ट्रांग आपकी प्रोसेस होगी उतना ही स्ट्रांग आपका रिजल्ट दिखेगा। इस प्रोसेस को कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं, डे टू डे की प्रोसेस को कितना स्ट्रांग कर सकते हैं, डे टू डे कितना गैदर कर रहे हैं, रिजल्ट उतना ही तगड़ा मिलेगा अगर हम रिजल्ट के ऊपर जा रहे हैं। और तीसरा वो कहते हैं एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट मेक्स यू फिजिकली, mentally, emotionally, intellectually, spiritually weak, rejected as poison. It cannot be true. Truth is strengthening. Truth must be strengthening. Truth must be invigorating. क्या जो भी आपको शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक तौर पर कमजोर कर रहा है उसको विष के समान छोड़ दो। वो चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई गैजेट हो, कोई समूह हो, कुछ भी हो, विष के समान छोड़ दो अगर आपने जो तय किया है, अगर आप उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं स्पीक 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 एंड दैट बिकम्स योर थॉट, स्पीक 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 एंड दैट बिकम्स योर थॉट, थिंक 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 एंड दैट बिकम्स योर एक्शन एंड इट इज योर कंटिन्यूअस एक्शन दैट बिकम्स योर कैरेक्टर। बोलो बोलो बोलो, उसी को करो, जो करोगे वही बन जाओगे, क्योंकि बोलेंगे और नहीं करेंगे। आज क्लास में हम नहीं आते तो कोई आज तक पे न्यूज फ्लैश तो नहीं हो रहा, आज हमने सर ने जो पढ़ाएंगे वो उसके नोट्स अच्छे से नहीं बना रहे, प्रिपेयर नहीं कर रहे, कोई न्यूज फ्लैश तो नहीं हो रहा, बट विद इन टाइम हमारा कैरेक्टर बन जाएगा। ये आलसीपन, स्वामी विवेकानंद का लेजीनेस तो भारत में बहुत खतरनाक है। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं अकॉर्डिंग टू द ओल्ड रिलीजन, अकॉर्डिंग टू द ओल्ड रिलीजन ऑल दोज हु डू नॉट बिलीव इन गॉड वर एथिस्ट, बट अकॉर्डिंग टू द न्यू रिलीजन ऑल दोज हु डू नॉट बिलीव इन देमसेल्फ दे आर एथिस्ट। पुराना धर्म यह कहता था कि भगवान में जो विश्वास नहीं करता वो नास्तिक होता है। बोले नया धर्म पैदा हो गया है, वो कहता है जो अपने आप में विश्वास नहीं करता वो एथिस्ट हो सकता है। सिर्फ किसी में विश्वास मत करो, अपने ऊपर विश्वास करो। जो हमने तय किया है वो हम लोग पूरा करेंगे। क्यों करेंगे? स्वामी जी को लोगों ने बोला स्वामी विवेकानंद इतनी सारी परेशानियां हैं, कौन करेगा? स्वामी विवेकानंद कहते थे माई फेथ इज इन द यंगर जनरेशन, द मॉडर्न जनरेशन, आउट ऑफ देम विल कम माई वर्कर्स एंड दे विल सॉल्व द होल प्रॉब्लम लाइक लायंस। क्या मेरा जो विश्वास है वो इस युवा पीढ़ी पर है, जो सिंह के समान आएंगे और ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व कर देंगे। फिर आगे कहते हैं 100,000 men and women fired with the zeal of holiness, fortified with an eternal faith in the Lord, nerves to the lion's courage, for their sympathy for the poor, the fallen and the downtrodden, will go over the length and the breadth of the land, preaching the gospel of salvation, the gospel of help, the gospel of social rising up, the gospel of equality. कैसे हजारों लाखों नर नारियां उतरेंगे और भारत के पुनरुत्थान का कार्य करेंगे। ये स्वामी विवेकानंद के अंदर एक दृढ़ निश्चय था आपके लिए, लेकिन क्यों नहीं कर पाते और क्यों कर सकते हैं? स्वामी स्पष्टता से कहते थे men and women these are wanted, men and women these are wanted, everything else will be ready, but strong, vigorous, believing young men, sincere to the backbone are wanted. 100 such and the world becomes revolutionized. The will is stronger than anything else. Everything must go down before the will, and that comes from God and God himself. Do you not believe in it? वो कहते हैं preach unto the world the great truth of your religions, the world is waiting for it. मासिस को क्या बताया जा सकता है? तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं कर सकते।
स्वामी विवेकानंद कहते हैं ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, कि हर व्यक्ति के अंदर वो दिव्यत्व है, बस उसको प्रकट करने का माध्यम है। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं एजुकेशन इज ऑलरेडी द परफेक्शन विद इन अ पर्सन, सिर्फ उसको बाहर निकालना है। जो परफेक्शन पहले से है उसको बाहर निकालना है। क्योंकि एजुकेशन अगर रट्टा पोपट और इंफॉर्मेशन होती सिर्फ तो लाइब्रेरीज तो आज महापुरुष होती, लाइब्रेरीज को महापुरुष बताया जाता। तो स्वामी विवेकानंद का एक कोटेशन ही, क्योंकि मैं थोड़ा हूबहू बता देता हूं, कोई काउंटर ना हो। एजुकेशन इज नॉट द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू गैदर इनटू योर ब्रेन दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड थ्रू आउट योर लाइफ। It should be man making, nation building, character building, assimilation of ideas. And even if you assimilate 5 such ideas and make them your life, your character, then you have more knowledge than a whole heart of a library. क्योंकि अगर एजुकेशन को अगर आप इंफॉर्मेशन से अगर आइडेंटिकल कर देंगे तो लाइब्रेरी सबसे बड़े भगवान होते। स्वामी विवेकानंद के इन्हीं शब्दों से मैं अपना ये भाषण खत्म करूं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं फर्स्ट फील फ्रॉम योर हार्ट। राष्ट्र के लिए काम करने के लिए दिमाग से नहीं सोचा जा सकता। बोले भगत सिंह जा रहे थे फांसी खाने और पूरा दिमाग से कुछ सोच रहे थे, क्या जा रहा हूं आगे मेरी फोटो लगेगी, क्या शहीद आजम कहलाया जाऊंगा, क्या सिर्फ दिल में भारत। भगत सिंह ने फांसी चूम के ली थी, रो के डर से भय से नहीं ली थी। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं फर्स्ट फील फ्रॉम योर हार्ट that millions and millions of descendants of ghosts and sages have become second door neighbors to the brutes. Do you feel that millions are starving today and millions have been starving from ages? Does it make you restless? Does it make you sleepless? Has it gone into your blood, coursing through your veins, becoming constant with your heartbeats? Have you forgotten all your name, your fame, even your own body, your own children's, your own wife? This is the first step to patriotism, the very first step, says Swami Vivekananda. Swami कहते हैं, I do not see into the future, nor do I care to see. But one vision I see clear as light before me, that the ancient mother has awakened once more, sitting on her throne, rejuvenated, more glorious than ever. Proclaim her to the world with a voice of peace and benediction. वो भारत माता पुनः जगत जननी बनने वाली है। हम लोग तय करें कि किस प्रकार से हम उसको कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। एक्सपेंशन इज लाइफ, कॉन्ट्रैक्शन इज डेथ। दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स, रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव। वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, बाकी तो संकुचित हैं, मृत प्राणी के समान है। आपने मुझे बुलाया, यहां पे सुना, उसके लिए पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। अब शब्दों में कुछ बचा नहीं कहने के लिए। हार्दिक धन्यवाद कि आपने निखिल जी समय निकाला और विवेकानंद जी के बारे में ऐसा दृश्य उपस्थित कर दिया कि अब हम सब लोग को ऐसा लग रहा है कि शायद आपने, जिसे कहा जाए कि कुछ चखा दिया है। प्यास अभी और बढ़ गई, भूख और बढ़ गई। तो निश्चित तौर पर हम सब इसके लिए धन्यवाद आपको दे रहे हैं कि आपने एक बहुत निश्चित तौर पर कीमती वक्त है आपका, क्योंकि आपने जिस उद्देश्य के साथ और जिस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना शुरू किया है, उसमें ये एक छोटा सा पड़ाव था जहाँ पर मैं चाह रहा था कि आप आएँ और बच्चों को कुछ बताएं। तो निश्चित तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर से एक बार ज़रा